हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्रक यानी न्यूक्लियस के बारे में। हम बायो में इसमें 3 से 4 क्लासेस हो चुकी हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की क्लासेस चल रही हैं और सीटेट के लिए, एस्टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर सीटेट में तो अच्छा नंबर लाना चाह रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें हम लोग कोशिकांगों के बारे में, कुछ कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक, अवड़ी, वड़ी, रसधानियाँ, ये क्या गल्जिका क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्रक यानी न्यूक्लियस के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि केंद्रक यानी रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। पहला क्वेश्चन तैयार होता है कि केंद्रक की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। यहाँ पे देख सकते हैं कि यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसे क्रोमेटिन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्रोमेटिन नाम फ्लेमिंग ने दिया। जैसे क्रोमेटिन धागा की तरह होता है, बाद में यही मोटा होकर गुणसूत्र का निर्माण कर देता है। इसका नाम जो फ्लेमिंग थे ने दिया। यह प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाता है। इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ी, चिंपैंजी में 24 जोड़ी और बंदर में 21 जोड़ी गुणसूत्र होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं जिन्हें क्रोमोनीमेटा कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रत्येक क्रोमोनीमेटा तथा अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड का बना होता है। दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन दे देगा ऑप्शन में कि जो केंद्रक यानी गुणसूत्र का भाग कौन है, और ऑप्शन वहाँ पे आपका सेंट्रोमियर होगा, तो यही सही हो जाता है। अगला देखिए, सीटेट में ये स्टेट में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। गुणसूत्र पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षण को हस्तांतरित करते हैं। यानी क्रोमोसोम्स डीएनए के ऊपर जीन होता है। एक क्रोमोसोम्स के एक खांचे से दूसरे खांचे के बीच यानी टोटल 38 एंगस्ट्रॉम का होता है, और एक चीनी के और दूसरे चीनी के बीच में दूरी 1.3 होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि गुणसूत्र पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे अनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूंकि ये जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्र के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। क्रोमेटिड ने के अलावा केंद्रक में यह सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती हैं। इसे केंद्रिका यानी न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें देख सकते हैं कि राइबोसोम के लिए आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण होता है। डीएनए एवं आरएनए की संरचना कैसी होती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डीएनए एवं आरएनए की संरचना। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यानी डीएनए न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट, शुगर और बेस होता है। 4 प्रकार का बेस होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यानी थाइमिन को हटा के यूरेसिल लगा देते हैं तो आरएनए का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे क्षार देख सकते हैं, बेस। डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन तथा साइटोसिन। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से और साइटिन सदैव ग्वानिन से जुड़ा होता रहता है। एडेनिन व थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन और ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एटी एक साथ जुड़ा होता है और जीसी एक साथ जुड़ा होता है। 1953 ईस्वी में यहाँ पे देख सकते हैं कि 1953 ईस्वी में, सन याद जरूर कर लीजिएगा, 1953 ईस्वी में जी.डी. वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित किया। इस काम के लिए उन्हें सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए का कार्य आप देख सकते हैं, यह सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। जीन इसकी इकाई है। यह प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रित करता है। यहाँ पे प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरि गोविंद खुराना ने किया था। आरएनए के निर्माण में आप देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार यह अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरटी यानी मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए।
यहाँ पे देख सकते हैं आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, यह राइबोसोम पर लगे रहता है जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। और टीआरएनए में देख सकते हैं यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं जहां पर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। यहाँ पे एमआरएनए देख सकते हैं यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। यहाँ पे आप देखिए डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है, तो इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, इसमें राइबोस शर्करा होती है, इसमें बेस एडेनिन ग्वानिन थाइमिन एवं साइटोसिन होता है, इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या होता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप में सेल वाल पाया जाता है, जंतु में सेल वाल नहीं पाया जाता है। इसमें लवक पाया जाता है, इसमें प्लस्टेट पाया जाता है, हर कलर का क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इसमें अलोवक अनुपस्थित होता है, इसमें तारक का यानी सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है और जंतु में सेंट्रोसोम पाया जाता है। असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन होता है। रिक्तिकाएं वैक्यूल्स बड़ी होती है, पानी ज्यादा, पेड़ पौधों को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है तो ये बड़ी होती है। रिक्ताएं वैक्यूल्स छोटी होती हैं क्योंकि जंतु में थोड़ी छोटी होती है। इसका आकार लगभग आयताकार होता है और इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन के बारे में। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।